इंसान की एक फितरत है कि वो पानी की तरफ तभी भागता है जब आग उसके घर में लगी हो, और शायद अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने पहले बात की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा खतरा है। इसकी वजह से नौकरियां जाने लगी हैं, नौकरियां खत्म होने लगी हैं और लगातार सब कुछ इसकी चपेट में आ रहा है। लेकिन नेताओं के, सरकारों के कानों में जू नहीं रहेंगी। अब इसकी शुरुआत हुई है क्योंकि एक्सपर्ट ने व्यूज देने शुरू किए हैं कि इससे हो सकता है नेताओं की नेतागिरी भी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने एक बार डिटेल में बात की थी, रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से तय करेंगे कि आपका नेता कौन होगा, और इसी से शुरुआत होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिटिक्स की। अब सरकारों को, नेताओं को लगने लगा है कि उनकी नेतागिरी खतरे में है, तो वो अब इसकी ओर सोचने लगे हैं। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत है कि शायद अगर ये सही डायरेक्शन ले ले, सही दिशा ले ले, तो मानवता को बचाया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने वाले खतरे से। आप भी जान लीजिए कैसे। 2015 में सैम ऑल्टमैन इलॉन मस्क के साथ मिलकर चैट जीपीटी को इजाद करते हैं। इलॉन मस्क जो काफ़ी चर्चित रहते हैं और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता के लिए खतरा बता रहे हैं, सही मायने में वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक वर्चुअल रियलिटी से एक फिजिकल वर्ल्ड में, एक फिक्शनल वर्ल्ड से एक फिजिकल वर्ल्ड में लाने का काम किया है। वो बेशक से कुछ भी कहें, सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी को इजाद किया और उन्होंने अब खुद ही कहा है कि ये चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय करेगा दुनिया के देशों में नेता कौन होगा, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही प्रभावित करेगा चुनाव में नेताओं की नेतागिरी। मतलब कि वो चुनाव को प्रभावित करेगा और कौन जीतेगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा हाथ होगा। हमने पहले काफ़ी बात की है कि किस तरीके से 2020 में आई जो महामारी, उसके बाद लगातार चाहे वो अमेज़ोन हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, उससे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मंदी है, रिसेशन है, डिमांड नहीं है। लेकिन सच ये है कि इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना बढ़ चुका है कि वो लोगों को रिप्लेस करने लगा है और अब लोगों को ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी को अभी लॉन्च हुए 4 महीने हुए हैं और इसके जो यूज़र्स हैं वो 100 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। अब 100 मिलियन से ज़्यादा लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं नौकरियों को खा रहा है। अभी कुछ दिन पहले वोडाफोन ने अपने 11,000 कर्मचारियों को निकाला है। क्यों? सिर्फ वही एक कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हर रोज सीख रहा है मानवता को, इंसानों को रिप्लेस करने का। हमने बात की थी कि अगले कुछ सालों में, अगले 3-4 सालों में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियों को खत्म कर देगा। मतलब उस तरीके की नौकरियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा मैनेजमेंट, इस तरीके की चीज़ें। और लगातार अब जब ये सब हो रहा है तो अब चिंता जाहिर की जा रही है कि किस तरीके से ये मानवता के लिए खतरा बन गया है, जो हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं। ये आपके घर तक जा चुका है। ये हम अक्सर बात करते हैं, इस समस्या को जब भी उठाते हैं, जिस भी वीडियो में मैं बात करता हूँ कि इसकी एक लिमिट तय होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सच्चाई है, वो भविष्य की सच्चाई है जिसके बिना आप जी नहीं सकते। अगर ये एक रोबोट है जो आपके घर में साफ सफाई का काम कर रहा है तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अभी आपकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू इन्होंने कर दिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो आपके साथ आपके दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे, आपकी बातों का जवाब देंगे, आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक रोबोट होगा। और इससे भी बड़ा खतरा ये है कि ये सॉफ्टवेयर अपने मास्टर हेडक्वार्टर पर आपका डेटा सेव करते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल डेटा हो, चाहे वो आपका फीलिंग्स हो, जो भी आप उनसे बात करते हैं, ये उनके हेडक्वार्टर्स पर जो है सेव किया जाता है और फिर उसी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे कि इटली में हुआ, इटली ने चैट जीपीटी को बैन किया था। उसके बाद चैट जीपीटी के टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल इटली जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, इटली की गवर्नमेंट से।
इटली की सरकार उन पर 177 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाती है और उसके बाद दोबारा से चैट जीपीटी को लॉन्च करती है अपने देश में कुछ शर्तों के साथ। वह ये था कि इटली में वो अपने यूजर्स का डेटा सेव कर रहे थे और उन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे। मतलब जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से सवाल करते हैं, जो उनसे पूछते हैं, जो उनसे बात करते हैं, वो सब एक जगह पर सेव किया जाता है और फिर उसी तरीके से आपकी एक प्रोफाइल बना दी जाती है। आपकी क्या ज़रूरत है, कैसे आपको दिखाना है, कौन सी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाएगी, आप किस तरीके की पॉलिटिकल सोच रखते हैं, आपको उसी पार्टी के जो नेता हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसी तरीके से आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जाएगा। मतलब हर एक चीज़ पर उनका जो है कंट्रोल होगा। जब ये सब हुआ तो लगातार एक्सपर्ट के व्यूज़ आए। जैसे हमने बताया कि सैम ऑल्टमैन ने खुद ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में मानवता के लिए खतरा है, जिन्हें जनक कहा जाता है चैट जीपीटी का। अब हुआ क्या, ये बात पहुंची डिजिटल मिनिस्टर्स के पास G7 देशों के। तो G7 देशों के एक्सपर्ट और G7 देशों के मिनिस्टर्स ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा खतरा है और आने वाले समय में इसकी काफ़ी परेशानियां, इसके काफ़ी बड़े और परिणाम भुगतने पड़ेंगे मानवता को, इंसानों को। तो G7 के नेताओं ने और देशों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी। एक्सपर्ट ने अपने व्यूज़ देने शुरू कर दिए। अब जब इन्होंने व्यूज़ देने शुरू कर दिए, रिव्यूज़ देना शुरू कर दिया, तो भारत की सरकार भी अपनी कुंभकर्ण वाली नींद से जागी और आईटी मिनिस्टर अश्विनी ने कहा कि भारत भी चैट जीपीटी को अपने कंट्रोल में ले सकता है, अपने नियंत्रण में ले सकता है। क्यों? क्योंकि नेताओं की नेतागिरी जाना शुरू हो चुकी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तय करने लगा है कि कौन आपका नेता होगा। तो भारत की सरकार भी अब जागी और वो ये कह रही है कि वो भी इसको अपने नियंत्रण में ले सकती है। हालांकि चैट जीपीटी अभी भी रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में नहीं है और जैसा मैंने बताया इटली जैसे देश में बैन होकर दोबारा से इसे खोला गया है। चाइना ने अपना खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर इजाद किया है। चाइना की फितरत यही है कि वो अपने आप को पूरी दुनिया से आइसोलेट करता है। वो कहीं ना कहीं ठीक भी होता है, क्योंकि आप उस ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा नहीं होते जब दूसरे देश आप पर प्रभाव डाल पाते हैं। आपकी इकोनॉमी आपके हाथ में होती है और आप अपने चाहे तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइना की सरकार ऐसा करती है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो भारत की सरकार ने अब ये कहा है कि वो अपना खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर लाने की सोच रही है। अब ये कब तक आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। इतना ज़रूर है कि काम हो रहा है। आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे में इस पर काम चल रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स पर, ओपन एआई पर, बार्ड पर, चैट जीपीटी पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार सोच रही है। और मुझे लगता है ये जितना जल्दी होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, आसानी होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है सरकार की मंशा पर कि क्या सरकार ये ऐसा करना चाहती है, क्योंकि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये प्राइवेट डिजिटल बिल की तरह हो जो संसद में आता है, 4 साल पड़े रहता है, 4 साल के बाद वापस ले लिया जाता है और उसके बाद उसमें ऐसे बदलाव किए जाते हैं जिनके बाद उस बिल की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। उसके बाद उसे पेश कर दिया जाता है लोगों को खुश करने के लिए और ये कहा जाता है कि सरकार लोगों की प्राइवेसी के लिए, उनकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए, उनकी प्राइवेट डिटेल्स के लिए बहुत कुछ काम कर रही है। अगर ऐसा है तो ये कोई भी फायदा नहीं करेगा, लेकिन अगर सरकार सही मंशा के साथ करना चाहती है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नकेल की शुरुआत ज़रूर करेगा जो आने वाले समय में एक बड़ा भयानक रूप ले सकती है। इसमें एक काम आपको भी करना है कि आप अपने फालतू के मुद्दों को छोड़कर अगर ऐसे मुद्दों को पर बात करें, उन पर सवाल करें, अपने नेताओं के पास इनकी आवाज़ पहुंचाए, तो आपकी आवाज़ संसद में पहुंच सकती है। वरना तो किसी फिल्म को बॉयकॉट करना, किसी मुद्दे पर कोई भी फालतू की चर्चा करना, ये सब तो किसी न किसी देश में, हर किसी देश में चलता ही रहता है। और सरकार भी यही चाहती है कि असली मुद्दों से भटक कर लोग इधर उधर बातें करते रहें और सही मुद्दों पर ना तो सवाल उठे ना ही चर्चा हो। मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आने वाली नस्लों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, क्योंकि आप अपने बच्चे को किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाइए या किसी भी गांव के इंटरमीडिएट कॉलेज से पढ़ाइए या फिर आईआईटी से पढ़ाइए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे रिप्लेस कर देगा तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है।
तो आप कहेंगे कि हम करें क्या? पहली चीज, असली मुद्दों को पहचानिए और उन पर सवाल करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस न करे तो उसे एक एनालिटिकल स्किलफुल व्यक्ति बनाइए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस आपके बच्चे को रिप्लेस न कर पाए, उसके दिमाग को रिप्लेस न कर पाए जो इनोवेशन वो कर सकता है। आज भी अगर आप गूगल या फेसबुक में नौकरी करना चाहते हैं और आपके पास स्किल है, कोई इनोवेशन है, कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो आपको किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप उनके पास जाइए, अपना आइडिया बताइए, अपने स्किल दिखाइए, और उन्हें अगर वो स्किल पसंद आती है तो आपको करोड़ों का पैकेज रातों रात ऑफर कर दिया जाएगा। ये सच्चाई है। आने वाले समय में भी एनालिटिकल माइंड की, स्किलफुल माइंड की और इनोवेटिव माइंड की जरूरत पड़ेगी, जो आज धीरे धीरे बच्चे खो रहे हैं। अमेरिका के स्कूलों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, चैट जीपीटी पर कोर्ट में केस किया और ये कहा कि ये बच्चों की एनालिटिकल स्किल को, उनके इनोवेटिव स्किल को खत्म कर रहा है। इससे बच्चे नकल करके अपना होमवर्क लेकर आ रहे हैं और उसके बाद उनमें जो क्रिटिकल थिंकिंग की पावर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगले 10 से 12 साल में जो बच्चे हैं वो अपनी एनालिसिस की, क्रिटिकल थिंकिंग की सोच को खत्म कर देंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप कर जाएगा। तो उसके बाद सोचिए कि जो चीज डिमांड में होगी वो क्या होगी। वो एक ऐसा दिमाग होगा आपके बच्चे का जो एनालिटिकल हो, जो स्किलफुल हो, जो इनोवेटिव हो। अगर वो होगा तो रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे रिप्लेस नहीं कर पाएगी। अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप उन दूरदर्शी दो लोगों में से हैं जो अगले 20-30 साल में सरवाइव जरूर करेंगे और आपका बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट से रिप्लेस नहीं हो पाएगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।